हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए, हमने जहां अपनी लास्ट क्लास छोड़ी थी, एटम्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसी के आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। तो अभी हमने जो है स्पेक्ट्रम पढ़ा था हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बाद हमने मोजले लॉ पढ़ा था, एक्सरेस पढ़ी थी। ठीक है, उसी के आगे हम देखते हैं नियॉन साइंस एंड मरकरी स्ट्रीट लैंप्स, मरकरी वेपर स्ट्रीट लैंप्स। तो नियॉन साइंस और मरकरी स्ट्रीट लैंप्स क्या होता है, इसमें मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, आप लोगों को बताऊंगा। लो प्रेशर में एक सील्ड ट्यूब में एक कोई गैस भरी होती है, और उस गैस में हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। उस गैस जो ट्यूब होता है उसके दोनों एंड पर जो है इलेक्ट्रोड्स होते हैं। उन इलेक्ट्रोड्स पर हाई वोल्टेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस, जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में अप्लाई किया जाता है, तो उसमें कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्राप्त होती हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो होती हैं इन दी फॉर्म ऑफ फ्रिंजेस। ठीक, एक लाइंस के फॉर्म में होती हैं, लाइन स्पेक्ट्रम के फॉर्म में। और जब उन लाइन स्पेक्ट्रम को हम क्लोजली स्टडी करते हैं, उनको स्टेटोमीटर के द्वारा, तो उसमें क्या कहते हैं, एक रेक्टेंगुलर जो है लाइंस ऑप्टेन होती हैं। ठीक है, तो इनकी वेवलेंथ जो है, इन रेक्टेंगुलर जो क्या कहते हैं शेप्स मिल रही हैं, या जो क्या कहते चाहिए वेवलेंथ मिल रही है, लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है, उनकी वेवलेंथ जो है वो स्पेसिफिक होती है। हर उसकी वेवलेंथ स्पेसिफिक होती है। तो ये पैरेलल लाइंस ऑब्टेन होती हैं। और ये अगर हम इसमें स्पेशली नियॉन गैस भरें या मरकरी वेपर भरें, तो उसमें नियॉन साइंस या मरकरी वेपर स्ट्रीट लैंप्स में इस तरह की स्पेसिफिक लाइंस हमें ऑब्टेन होंगी। तो इनको कहते हैं नियॉन साइंस या मरकरी वेपर स्ट्रीट लैंप्स। तो ये भी एक तरह का एमिशन स्पेक्ट्रम है। उसके बाद हम एब्जॉर्प्शन लाइन के बारे में बताएंगे। अभी तक हम लोगों ने एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ा, अब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बताएंगे। अभी हमने क्या बताया आपको, नियॉन साइन या मरकरी वेपर स्ट्रीट लैंप बताई अभी हमने आपको। अब हम आपको बताते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम
हम बता रहे हैं आप लोगों को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये होता है कि जब कोई सील ट्यूब होती है और सील ट्यूब में लो प्रेशर पर कोई गैस भरी होती है और लो प्रेशर पर कोई गैस भरी होती है और उसमें इलेक्ट्रोड्स होते दो, उन इलेक्ट्रोड्स के बीच हाई वोल्टेज अबाउट 10,000 वोल्ट का वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है। तो उसमें जो है कुछ ब्लैक लाइंस ऑब्टेन होती हैं, जो स्पेक्ट्रम उसकी स्टडी की जाती है स्टेटोग्राफ से, उसमें कुछ ब्लैक लाइंस मिलती हैं। तो ब्लैक लाइंस का मतलब ये है कि जो स्पेसिफिक कुछ वेवलेंथ हैं वो उनकी वो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया गया है, तो वहां पर जहां पर ब्राइट लाइंस ऑब्टेन होना चाहिए वहां पर ब्लैक लाइंस प्राप्त होती हैं। तो इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि जैसे हाई पोटेंशियल अबाउट 10,000 वोल्ट अप्लाई कर दिया इसके बीच में और ये कोई गैस भरी है इसमें, और जब ये गैस भरी है तो इसमें क्या हुआ, जब इसको हमने जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है, स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा जब इससे ऑब्टेन होने वाले जो हमने स्पेक्ट्रम है उसकी स्टडी करी तो उसमें कुछ ब्लैक लाइंस जो है आई। वो ब्लैक लाइंस क्या है, वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये है कि जो इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स थी उनमें से कुछ वेवलेंथ को इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया जो ये गैस भरी हुई है। तो जहां पर ब्राइट लाइंस आनी चाहिए तो वो एब्जॉर्प्शन की वजह से वहां पर ब्लैक लाइंस बनने लगी, तो इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जनरली होता किस लिए है, जैसे अपन क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में कोई भी जब एटम जाता है तो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और जब हायर एनर्जी लेवल से कोई एटम लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो एमिशन होता। तो एमिशन स्पेक्ट्रम कब मिलता है, एनर्जी एमिशन स्पेक्ट्रम जब मिलता जब ये सपोज करो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, अगर यहां से यहां आएगा तो क्या होगा, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा तो ये क्या होगा, एनर्जी इसमें से एमिशन होगा, तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम निकलेगा। और जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होकर क्या होगा, लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल पे जाएगा, तो ये क्या मिलेंगे, यहां पर ये मिलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब मिलता है, जब कोई भी एटम लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता या उसका इलेक्ट्रॉन
जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है, तो उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं, और उससे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किस वजह से मिलता है? इसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसलिए मिलता है कि अगर जो फोटॉन्स हैं वो फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं किसके द्वारा? एटम्स के द्वारा। जो गैस भरी होती है उसके गैस के एटम्स के द्वारा वो फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, वहां पे डार्क लाइंस मिलने लगती, तो उनको कहते हैं एब्जॉर्प्शन लाइंस कहते हैं, वो कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। सन में भी क्या होता, सन में बीच में कोर होती है और कोर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता, और उसके बाहर जैसे जैसे लेयर वाइज बाहर चलते जाएंगे तो उसमें टेम्परेचर कम होता जाता। तो सन के जो आउटर लेयर्स हैं उसमें कुछ जो होते हैं कुछ एटम होते हैं जो गैसियस फॉर्म में रहते। तो क्या होता कि जब बीच वाला कोर होता है सन का, वहां से वो क्या करता है, वो वहां से लाइट बनती है वहां पे, तो वहां से लाइट जब बनती है तो वहां से लाइट निकलती है, और जो वो सन से जब लाइट निकलती है तो वो बीच वाले कोर से लाइट निकल के बाहर वाले कोर से गुजरते हुए बाहर आती है, बाहर वाली लेयर से गुजरते हुए बाहर आती। तो बाहर वाली लेयर में क्या है, गैसियस फॉर्म में एटम प्रेजेंट है, तो वो जो है सन की कुछ वेवलेंथ को, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो अगर हम सन का स्पेक्ट्रम देखते हैं तो उनमें कुछ डार्क लाइंस मिलती हैं, उन डार्क लाइंस को ब्राउनहोफर लाइंस कहते हैं। और वो ब्राउनहोफर लाइंस किस वजह से मिलती, जो इस वजह से मिलती क्योंकि जो सन है, सन के आउटर लेयर में कुछ एटम गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होते, वो सन के जो लाइट है उसमें से कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। इस वजह से वहां पे सन की जो क्या कहना चाहिए स्पेक्ट्रम है उसमें कुछ ब्राउन डार्क कलर की लाइंस मिलती हैं, या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलता है। और उन लाइंस को हम क्या कहते हैं, उन लाइंस का स्पेसिफिक नाम दिया गया जिनको फ्राउनहोफर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्राउनहोफर लाइंस। तो ये फ्राउनहोफर लाइंस किस वजह से मिलती हैं? ये फ्राउनहोफर लाइंस इसलिए मिलती क्योंकि वो जो आउटर लेयर है सन की उसमें कुछ एटम्स जो हैं, हमने क्या बताया आपको, जो टेम्परेचर कोर का होता सन का, वो जो बीच वाला पार्ट होता सन का उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और जैसे जैसे आउटर साइड में जाएंगे तो उसका टेम्परेचर कम होता जाता है, यानी आउटर लेयर कूलर्स होती हैं। तो क्या होता, वहां पे कुछ एटम किस फॉर्म में रहते, गैसियस फॉर्म में रहते हैं। तो वहां से जब वो निकलती हैं, बीच वाले कोर से निकलने वाली लाइट, तो वो जो एटम प्रेजेंट होते हैं वो कुछ सनलाइट, कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसलिए जो हम सन का स्पेक्ट्रम देखते हैं वहां पे कुछ डार्क लाइंस मिलती है जिनको हम फ्रॉनहोफर्स लाइंस कहते हैं। तो ये हो गया इसका फ्रॉनहोफर लाइंस के बारे में। ठीक, अब हम देखेंगे कि डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। चलो नेक्स्ट पेज चल ले लेते हैं।
तो इलेक्ट्रिसिटी के डिस्चार्ज के लिए हमने एक तो इसमें हमने पहले खूब सारी गैस भर दी इसके अंदर, ठीक। और गैस भरने के बाद क्या किया हमने इसको, ये जो इसका अ, अ, ये जो इसका वो है कॉक स्टॉप, इसको खोल दिया। और जब इसको खोल दिया तो इसमें से गैस रिलीज हुई। तो गैस रिलीज हुई माने इसका गैस का प्रेशर धीरे धीरे कम हुआ। तो जब प्रेशर कम हुआ इसका, तो इसमें गैस का इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो शुरू हो गया, मतलब यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन दिखने लगा, ठीक। मतलब जब इसका गैस का प्रेशर 0.01 mm हो गया
पहले बहुत ज्यादा था इसका गैस का प्रेशर, लेकिन हम कम करते गए, गैस इसमें से रिलीज करते गए, और जब गैस का प्रेशर 0.01 mm तक कम हो गया, तब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगा, माने इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगी इसमें। और फिर हम फिर भी गैस रिलीज करते रहे, गैस रिलीज करते रहे, और गैस का प्रेशर 10⁻⁻⁴ mm तक पहुंच गया। तब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता रहा, और जब ये लेस देन 10⁻⁴ mmHg हो गया, तो नो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, नो डिफ्लेक्शन हुआ। और जब मतलब 10⁻⁴ से उल्टा साइन बन गया ये, प्रेशर जो है लेस देन 10⁻⁴ हुआ तो डिफ्लेक्शन नो डिफ्लेक्शन हुआ, और जब प्रेशर मोर देन 0.01 mm हुआ तब भी नो डिफ्लेक्शन हुआ। तो क्या मतलब है, प्रेशर यानी गैस जब एक निश्चित प्रेशर पे होती है तभी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो पाता है, और जब गैस का प्रेशर एक निश्चित प्रेशर रेंज के ऊपर जाता है जब प्रेशर, तो भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता, और जब एक निश्चित प्रेशर रेंज के नीचे जब प्रेशर जाता है तब भी उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता। तो इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसको हम एक्सप्लेन ऐसे करेंगे कि देखो बहुत इजी है समझने के लिए, इसमें हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है हमने दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच, तो यहां से जो कैथोड्स हैं वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या कैथोड से निकल रही हैं और एनोड की तरफ जा रही हैं। ठीक, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं या कैथोड रेज यहां से निकल रही हैं और एनोड की तरफ जाके यहां पे न्यूट्रलाइज होती जा रही हैं। ठीक, और इसी वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। ठीक, तो होता क्या है कि जब यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले, कुछ कैथोड रेज निकली और वहां पर पहुंची और न्यूट्रलाइज हो गई। अब अगर प्रेशर हाई है प्रेशर हाई है तो क्या होगा, और प्रेशर लो क्या है ये तो हम बाद में समझेंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि ये क्या होता है। ये ऐसा होता है कि जब ये कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे हैं तो ये गैस के काय से टकराएंगे, जो गैस के एटम्स हैं उन एटम से टकराएंगे, और जब इस एटम से टकराएंगे तो इनमें गैस में क्या होगी, आयोनाइजेशन की प्रोसेस होगी। आयोनाइजेशन होगा, तो आयोनाइजेशन होगा तो क्या होगा,
प्लस आयंस बनेंगे और माइनस आयंस बनेंगे, ठीक। और प्लस आयंस एनोड की कैथोड की तरफ जाएंगे और माइनस आयंस एनोड की तरफ जाएंगे। तो इन आयंस की वजह से क्या होगा, इनमें इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता रहेगा, ठीक। और ये आयन बनते रहेंगे और अपोजिट कैथोड्स पे जाके न्यूट्रलाइज होते रहेंगे। एनोड मतलब गैस में आयोनाइजेशन की प्रोसेस चालू रहेगी और ये आयंस बनते रहेंगे और अपोजिट उस पे जाके न्यूट्रलाइज होते रहेंगे और इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता रहेगा। लेकिन इसमें दो हाई प्रेशर पर क्या होता, हाई प्रेशर पे क्या होता है कि आयोनाइजेशन के लिए जरूरी है कि ये जो हमने जब वो पढ़ा था इलेक्ट्रिक कंडक्शन, तो हमने उसमें क्या पढ़ी थी, मीन रूट स्क्वायर वेलोसिटी पढ़ी थी, मीन रूट स्क्वायर वेलोसिटी। मीन रूट स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, दो जो क्रमागत टक्कर होती हैं, दो सब्सिक्वेंस जो कोलिजन होते हैं उनके बीच में जो वेलोसिटी होती है उनका जो रूट मीन होता है उसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दो जो सक्सेसिव कोलिजन्स होते हैं उन सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में कुछ दूरी तय करते हैं, उस दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ डिस्टेंस तय करते हैं। तो उस डिस्टेंस तय करने में क्या होता है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है और ये आयन है, तो ये यहां पर टकराया जाके, ठीक। अब जब ये यहां पर जाके टकराता है तो जैसे जैसे इसमें चूंकि हाई पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, ये सपोज करें ये नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव आयन है या कैथोड रे है या समझ लो इलेक्ट्रॉन है, तो ये नेगेटिव आयन है। ये नेगेटिव आयन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है एनोड की तरफ, तो एनोड इसको जब अट्रैक्ट कर रहा है तो ये जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेगा ये एस्लेट होगा। तो इसमें क्या होगा, एस्लेशन होगा, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा एस्लेशन होगा। तो इसके लिए एक निश्चित वेलोसिटी को अटेन करने के लिए इसको कुछ डिस्टेंस कवर करना जरूरी होगी। मतलब अगर ये कुछ डिस्टेंस कवर नहीं करेगा तो इसकी वेलोसिटी जितनी बढ़ना चाहिए कि वो अगले एटम को आयोनाइज कर दे, उतनी उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ पाएगी। मतलब अगर ये इसके एटम पास पास में होंगे, गैस के एटम पास पास में होंगे, यानी गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, तो जब गैस का प्रेशर ज्यादा है, गैस का प्रेशर ज्यादा होने का मतलब है कि बहुत ज्यादा गैस भरी हुई है, जगह कम है, गैस ज्यादा है, जगह कम है, गैस ज्यादा है, तो गैस के एटम पास पास हैं। गैस के एटम अगर पास पास हैं तो एक बार टकराने के बाद जो है जब दूसरी टक्कर होती है तो वो आयन उतनी डिस्टेंस तय नहीं कर पाएगा जितनी उसे करना चाहिए, क्योंकि जब वो डिस्टेंस तय करेगा तभी उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। जैसा कि हमने बताया दो टक्करों के बीच में कुछ स्पेस होगा तभी वो वेलोसिटी बढ़ पाएगी, क्योंकि ये एस्लेशन हो रहा है, इसमें अपोजिट जो इलेक्ट्रोड है उसमें अट्रैक्शन की वजह से एस्लेशन हो रहा है, क्योंकि अपोजिट इलेक्ट्रोड इस आयन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसमें फोर्स लग रहा है और इस फोर्स की वजह से इसमें एस्लेशन हो रहा है। इस एस्लेशन की वजह से अगर ये कुछ डिस्टेंस तय करेगा तो उसकी वेलोसिटी
बढ़ेगी और उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी एक निश्चित लेवल के बराबर होना चाहिए कि वो अगले एटम को आयोनाइज कर सके। अगर वो काइनेटिक एनर्जी कम हुई तो अगले एटम को आयोनाइज नहीं कर पाएगा। वो जो पहले से उपस्थित आयंस हैं वो अपोजिट कैथोड पे जाके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और जब सारे के सारे जो आयंस है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो अल्टीमेटली उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रुक जाएगा। तो आप लोग समझ गए क्या होता है हाई प्रेशर पे। हाई प्रेशर पे ये होता है कि दो कॉलिजन्स के बीच का डिस्टेंस कम होती है क्योंकि एटम पास पास में होते हैं। जब एटम पास पास में होते दो कॉलिजन्स के बीच की डिस्टेंस कम होती तो अगले कॉलिजन के पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी नहीं हो पाती एटम की, उस आयन की या उस कैथोड रे की या उस इलेक्ट्रॉन की कि वो अगले एटम को आयोनाइज कर सके। इसलिए वो एटम आयोनाइज नहीं हो सक पाता है और आयोनाइजेशन की प्रोसेस यहीं चेक हो जाती है और जो पहले से उपस्थित आयंस हैं वो अपोजिट कैथोड पे जाके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और जब आयंस खत्म हो जाते हैं तो अल्टीमेटली इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रुक जाता है। तो ये क्या बताया हमने, ये बताया जबकि गैस की प्रेशर मोर देन 0.01 mm होता है यानी हाई प्रेशर पे। और लो प्रेशर पर क्या होता, लो प्रेशर पे ये होता है कि दो एटम्स की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती, माने ज्यादा जगह होती है गैस कम भरी होती है। ज्यादा जगह में जब गैस कम भरी होगी तो उनके एटम्स के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी और होता यह है कि जो पहले से उपस्थित आयंस हैं या जो कैथोड रेज हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रास्ते में कोई टकराने के लिए एटम ही नहीं मिलते जब एटम दूर दूर होते हैं। और जो पहले से उपस्थित आयंस हैं या जो कैथोड रेज है या जो इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड पर जाके या एनोड पे जाके न्यूट्रलाइज हो जाता है क्योंकि उन्हें रास्ते में मिलते ही नहीं है एटम, क्योंकि एटम दूर दूर होते हैं तो वो रास्ते में मिल ही नहीं पाते। तो वो जाके पहले से जो उपस्थित आयंस हैं या जो पहले से उपस्थित कैथोड रेज है इलेक्ट्रॉन है वो खत्म हो जाते हैं। तो ये आपको हमने बता दिया किस किस पर, लो प्रेशर पे। लो प्रेशर पे क्या होता है, डिस्टेंस ज्यादा होती, आयंस मिलते ही नहीं है, पहले से उपस्थित आयन खत्म हो जाते हैं अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाके। हाई प्रेशर पे क्या होता, हाई प्रेशर पे पास पास होते हैं एटम और पास पास होने की वजह से क्या होता कि जो सक्सेसिव कोलिजन्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस कम हो जाती है। जब सक्सेसिव कोलिजन के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी तो अगले कोलिजन के पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए आयन की उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं वो प्राप्त कर पाता, अटेन नहीं कर पाता, तो वो कम एनर्जी के साथ टकराता है उस एटम पे, तो वो आयोनाइजेशन नहीं हो पाता। तो आयोनाइजेशन नहीं हो पाता तो आयोनाइजेशन की प्रोसेस चेक हो जाती और अपोजिट कैथोड पे जाके पहले से उपस्थित जो आयंस हैं तो ऑलरेडी प्रेजेंट जो आयन है वो न्यूट्रलाइज हो जाते। तो ये हमने समझ लिया यहाँ पे कि जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर पे गैसेस में क्यों इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो पाता है, एक निश्चित प्रेशर रेंज में ही क्यों इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो पाता है। तो ये था फ्लो ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। ठीक, ये थ्योरी है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है कैथोड रेस। ठीक, कैथोड रेज एक तरह से ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब गैस का प्रेशर, जब हमने बताया 10⁻² से 10⁻⁴ मिलीमीटर होता है, मरकरी होता है, और इसमें इंडक्शन कॉइल के थ्रू एक हाई
पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है इसके बीच में। तो इसमें अगर हम वो फ्लोरेसेंट ट्यूब लगाएं तो फ्लोरेसेंट ट्यूब पर जो एक फ्लोरेसेंस प्राप्त होती है, वो फ्लोरेसेंस किस वजह से प्राप्त होती है, वो कैथोड रेज की वजह से प्राप्त होती है, जो कैथोड रेज होती हैं। ये हमने आपको बता दिया इसमें कि किस वजह से फ्लोरेसेंस प्राप्त होती है वो। तो ये फ्लोरेसेंस प्राप्त हो रही है, इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई जो है रेज वहां पे जाके टकरा रही है, इस वजह से यहाँ पे फ्लोरेसेंस हो रही है। तो ये कैथोड रेज थी। अब जे जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट क्या है। हाँ, तो हम देख रहे थे जे जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो इसका हम लाइन डायग्राम बना रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट ऑफ जे जे थॉमसन का एक लाइन डायग्राम हमने प्रिपेयर कर लिया है, ये दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड पर। तो इसमें एक लो टेंशन बैटरी होती है, एक हाई टेंशन बैटरी होती है, एक ग्लास ट्यूब होती है। ठीक, और एक ये जो है फ्लोरेसेंट बॉल होती है, जिसमें एक पॉइंट पी होता, एक पॉइंट पी डैश होता, एक पॉइंट पी डबल डैश होता। ठीक, तो यहां से कैथोड रेज निकलती हैं, एनोड की ओर अट्रैक्ट होती हैं। एनोड की ओर अट्रैक्ट होने के बाद, क्योंकि एनोड जो है बीच में से पोला है, उसमें बीच में एक आर पार छेद है, तो उसमें से पास हो जाती हैं ये कैथोड रेज। और कैथोड रेज पास होने के बाद सामने जाकर के पी पॉइंट पे टकराती हैं। ठीक है, अब इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ये पॉजिटिव प्लेट है, एक ये नेगेटिव प्लेट है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता, ये चूंकि कैथोड रेज नेगेटिव रेज हैं, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, तो इस तरफ से डेविएट होती। तो इसका जो फ्लूरेसेंस है वो पी डैश पे बनने लगता। कहां बनने लगता, इन दी प्रेजेंस ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां बनने लगता? पी डैश पर। और फिर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बंद कर देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने लगते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इसका जो फ्लोरेसेंस है वो पी डबल डैश पर बनने लगता है। ठीक। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही अप्लाई कर देते हैं तो ये फिर एक दूसरे को बैलेंस करने लगती हैं और फिर से इसका जो फ्लोरेसेंस है वो पी पॉइंट पर बनने लगता, यानी पी पॉइंट पर टकराने लगती कैथोड रेज। इसका रीजन क्या है, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? इसको एक्सप्लेन हम लोग ऐसे, इसको हम एक्सप्लेन ऐसे करेंगे कि देखिए यहां पर एक कॉमन सेंस की बात है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसी प्लेन में काम करती है, उसमें फोर्स उसी प्लेन में लगता है जिस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में काम करता। तो अब मैग्नेटिक फील्ड कहां काम कर रही, यहां हमने प्लस साइन बनाया है, यानी अगर हम इस बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में भीतर की तरफ काम कर रही है। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कहां लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कहां लगेगा, चार्ज कहां फ्लो कर रहा है, चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। और चूंकि ये कैथोड रेज है, यानी कैथोड रेज क्या है, कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक। जबकि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में काम कर रही, इस डायरेक्शन में काम कर रही मैग्नेटिक फील्ड, सीधी ऐसी। ठीक। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कहां काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स एफ बी, और एफ ई कहां काम कर रहा, ऊपर की तरफ काम कर रहा है इसमें। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, यानी कैथोड रेज है। तो अब जब एफ ई एफ बी को दोनों को बैलेंस कर लेगी तो यहां पे पी पॉइंट पे इसका डिफ्लेक्शन होने लगेगा, यानी क्या हुआ यहां पर, ई इज बैलेंस बाई वी ई वी। वी क्या है यहां पे, वेलोसिटी है। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, E अपॉन v हो गया। ठीक। और कैथोड रेज की जो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2mv², वो किसके बराबर हो जाएगी, v पोटेंशियल डिफरेंस है जो इनके बीच में है, E के बराबर हो जाएगी। ठीक। तो v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VE अपॉन 2m। v की वैल्यू हम यहां से लिख रहेंगे, तो ये हो जाएगा E² अपॉन v², और ये 2 हो जाएगा और ये v हो जाएगा। ये आ जाएगी E अपॉन m। E अपॉन m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास अपॉन इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास है। ठीक। तो इसने जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से E अपॉन V की वैल्यू डिटरमाइन की गई थी। ठीक है। और इसको कहते हैं अपॉन
स्पेसिफिक चार्ज, ई अपॉन एम को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज वो कहलाता है। और जे कैथोड किस मेटल का बना है या इसमें कौन सी गैस भरी हुई है, इस चीज से ये इंडिपेंडेंट होता है। ई अपॉन एम की वैल्यू ये किस पे डिपेंड करती है, ये ई और बी की वैल्यू पे डिपेंड करती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर ये डिपेंड करता है। ये टू और ये टू नीचे आएगा, गलत हो गया थोड़ा सा। ये टू नीचे आएगा, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती 1.77 इंटू 10⁻⁻11 कूलम पर केजी। ये कहलाता है, सॉरी -11 नहीं 11 है। ये क्या है, कूलम पर केजी। ये क्या कहलाता है, स्पेसिफिक चार्ज कहलाता। तो ये जे टॉमसन के एक्सपेरिमेंट से इन्होंने इसको कैलकुलेट कर लिया था, ठीक। अब एक पार्ट और इसमें रह गया है, मिल्कमैन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रॉन चार्ज, ठीक। इलेक्ट्रॉन चार्ज को मेजर करने के लिए मिल्कमैन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, वो और रह गया है, ठीक है। उस मिल्कमैन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसका भी इसी तरह का लाइन डायग्राम है जो उसमें बनाने में टाइम वेस्ट होगा। उसमें क्या होता, एक ऑयल ड्रॉप को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू गिराते हैं, ठीक। तो ऑयल ड्रॉप को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू गिराते हैं और वो पास होती है एयर से, तो उस पे एयर का विस्कस फोर्स भी काम करता है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम करता। तो इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, उसके जो ऑयल ड्रॉप गिर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। हम थोड़ा सा इसको, ये कोई ऑयल ड्रॉप गिर रही है,
और ये जो है एयर है, एयर का इसमें विस्कस फोर्स काम करता है। ठीक, और एक चीज यहां याद रखना कि आप विस्कस फोर्स हमेशा स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। विस्कस फोर्स कहां काम करता है? जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स काम करता। तो अगर ये ऑयल ड्रॉप नीचे की तरफ गिर रही है तो विस्कस फोर्स कहां काम करेगा? ऊपर की डायरेक्शन में विस्कस फोर्स काम करेगा। ठीक, तो एयर है तो इसमें बायोएंट फोर्स भी काम करेगा एयर का। तो एयर का बायोएंट फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा और इसका विस्कस फोर्स भी ऊपर की तरफ काम कर रहा। ठीक, और वेट नीचे की तरफ काम कर रहा। तो टर्मिनल वेलोसिटी आप लोगों ने पढ़ी है, ठीक है, फ्लूइड्स में। तो फ्लूइड्स में जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है उस समय क्या होता है, इस पर रिजल्टेंट फोर्स जो होता है, माने उसका वेट माइनस बायोवेंट फोर्स, वो उसके विस्कस फोर्स के बराबर हो जाता है, यानी उस पर नेट फोर्स जीरो काम करने लगता है। इसलिए टर्मिनल वेलोसिटी उस वेलोसिटी को कहते हैं जबकि वो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती। जैसे हम किसी भी गोली को या किसी भी मेटल की गोली हो या कांच की गोली हो, उसको हम किसी भी द्रव्य में छोड़ते हैं यानी किसी भी लिक्विड में गिराते हैं, तो पहले तो उसकी स्पीड बढ़ती है और फिर उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती। उसकी स्पीड कांस्टेंट इसलिए हो जाती क्योंकि उस पर लगने वाला जो विस्कस फोर्स है वो उसके रिजल्टेंट फोर्स के बराबर हो जाता है। उसका रिजल्ट उस पे लगने वाला फोर्स मतलब उसका वेट माइनस बायोवेंट फोर्स, वो किसको बैलेंस कर लेता है? उसके विस्कस फोर्स को बैलेंस कर लेता। तो मतलब क्या है, मान लो इसकी डेंसिटी अगर लैम्डा है, एयर की डेंसिटी अगर सपोज करो सिग्मा है, और ये हम स्फेरिकल है और इसकी जो रेडियस ए मान लें, ठीक, तो इस पे लगने वाला जो रिजल्ट बायोवेंट फोर्स और वो माइनस है, तो इसका फोर्स कितना हो जाएगा? पाई ए क्यू रो माइनस सिग्मा, ये हो जाएगा उस पर लगने वाला उसका इफेक्टिव वेट, यानी एपरेंट वेट जिसको कहेंगे, जी का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका एपरेंट वेट, मतलब वेट माइनस बायोवेंट फोर्स। ये किसको बराबर कर लेगा? 6 पाई ईटा ए वी। ठीक, जी, ठीक, ये अकॉर्डिंग टू होता है स्ट्रोक लॉ के बराबर। ठीक, ये कब है? जब उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही, सॉरी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर मान लो हम इसमें जब इसको क्या करते हैं अपन लोग, जब ये एक ह्यूमिडिफायर होता है, ह्यूमिडिफायर के थ्रू इसमें पास करते हैं इनको ऑयल ड्रॉप्स को, तो जब ये ह्यूमिडिफायर के थ्रू पास होती हैं तो ये स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में टूट जाती हैं, और जब स्मॉल ड्रॉपलेट्स में टूट जाती है तो इन पे चार्ज हो जाता है, इन पे आ जाता है चार्ज। ठीक, तो जब इन पे चार्ज आ जाता है तो ये इन पे चार्ज हो जाता, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में क्या होता,
अब मान लो हमने इसमें अभी तो ये कैलकुलेट हमने जब किया जब इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, अब हमने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। ये प्लेट है दो जिनके थ्रू ये गिर रही है, इस इन प्लेटों के थ्रू गिर रही है और इन प्लेटों पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है। ठीक, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। तो अब क्या होगा, इस जब ये इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो ये फिर क्या होगा, ये नीचे गिरने की बजाय ऊपर जाने लगेगी, ये ऑयल ड्रॉप ऊपर जाने लगेगी। तो उस समय क्या हो जाएगा, उस समय जो इफेक्टिव फोर्स था ये यहां से ए की वैल्यू और कैलकुलेट कर लें हम लोग। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, पाई से पाई कैंसिल, ए से ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से ए की वैल्यू हो गई 9 अपॉन 2 वीजी ईटा सिग्मा माइनस रो। ठीक, अब जब हमने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे अप्लाई कर दी तो इस पे जो लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स है, ये वाला जो एपरेंट वेट है इसका, ये एपरेंट वेट अब ये चूंकि ऊपर की तरफ काम कर रहा है तो अब क्या है, विस्कस फोर्स जब जो ऊपर मोशन हो रहा है इसका, तो जब इसका मोशन अभी क्या है, मोशन नीचे हो रहा था तो विस्कस फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा था। अब इसका मोशन इस डायरेक्शन में होने लगा तो विस्कस फोर्स किस डायरेक्शन में काम करने लगा, इस डायरेक्शन में इसका विस्कस फोर्स काम करने लगा। तो विस्कस फोर्स प्लस वेट वो बराबर हो जाएगा किसके, इस पे लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स की, तभी जाके वो टंगी रह जाएगी वो ठीक, नीचे ऊपर कहीं नहीं गिरेगी। ठीक, तो मतलब क्या हो जाएगा, उस पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब उस पे अगर चार्ज Q है तो Q इंटू ई, ये इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, ये 6 पाई ईटा ए वी सी, जब करेक्ट वो है करंट है उस समय जो है लगने वाला वो टर्मिनल वेलोसिटी प्लस ये वाला वेट इफेक्ट जो उसका वो है एपरेंट वेट 4/3 पाई ए क्यू रो माइनस सिग्मा जी। ठीक, अब यहां से हम Q की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इस फॉर्मूले को पूरा यहां से ऊपर से A की वैल्यू रख देंगे और यहां से Q की वैल्यू कैलकुलेट हमारी हो जाएगी। ठीक, जब हम यहाँ A की वैल्यू रखेंगे तो E अपॉन में आ जाएगा पूरा और पूरी Q की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक, कैसे हो जाएगी,
6 पाई ईटा ए बी, ये किसके बराबर है यहां से 4 पाई 3 पाई ए क्यूब, ये किसके बराबर है, हमने काट पीट कर दिए हैं, अलग से लिख लें जिससे कंफ्यूजन दूर रहे। 4 बाई 3 पाई ए क्यूब ठीक। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं 6 पाई ईटा ए बी जी, ठीक। तो यहां से कॉमन ले लेंगे 6 पाई ईटा ए बी सी प्लस बी जी, ठीक। अब इसकी जगह ए की वैल्यू कितनी आई हमारी 6 पाई ईटा ए की वैल्यू आई 9/2 बी जी ईटा रो माइनस सिग्मा वी सी प्लस वी जी। ये ए से ए कटा था तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू आई थी, ठीक है। तो ये वैल्यू ए की है, तो ये किसकी वैल्यू है ए स्क्वायर की वैल्यू है, यानी इसकी पावर आएगी 1/2, ठीक। तो इसलिए फिर से देखेंगे इसको, सिक्स पाई ईटा ये यानी 9/2 वी जी ईटा रो माइनस सिग्मा जी की पावर 1/2 बी सी प्लस बी जी। 18 पाई ईटा वी जी ईटा 2 सिग्मा माइनस रो जी हाफ वी जी प्लस वी सी। इधर पे Q है, अपॉन में रख देंगे E। तो जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.66 इंटू 10 की पावर -19।
ठीक। तो ये मिल्क मैन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमने कैलकुलेट कर लिया ई की वैल्यू। ठीक, ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक, थैंक यू।